So let's continue. Magnetic fields due to electric current. इस चैप्टर के लिए हम लोग सीरीज ऑफ लेक्चर के साथ आगे बढ़ रहे थे और प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किया, कुछ इलस्ट्रेशंस को जैसे कह लीजिए हमने डिस्कस किया, पर्टिकुलरली ऑन द कंसेप्ट ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको याद होगा कि ये फोर्स हम कैसे लिखते हैं और कौन कौन सी कंडीशंस इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि जस्ट टू हैव अ वेरी क्विक रिवीजन, फोर्स की इक्वेशन हम लोग लिखते हैं V क्रॉस B। परपेंडिकुलरली अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है, तो उसका रेडियस हम लिख पाते हैं mv डिवाइडेड बाई QB। इसी रेडियस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोमेंटम डिवाइडेड बाई QB, और इसी रेडियस को हम ऐसे भी लिख पाते हैं दैट इज 2mk, k इज काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई QB। फिर हमने इसमें हेलाइकल पाथ और बाकी की सारी कंडीशंस को अच्छे से डिस्कस किया। सो पिछले 3 से 4 लेक्चर हम इन सभी बातों पर डिस्कशन करते आए हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू कंप्लीट इट बाय सॉल्विंग फ्यू मोर इलस्ट्रेशंस। सो लेट्स स्टार्ट विथ, आज मैं इस क्वेश्चन से अभी पहले शुरू करवाते हैं। सी नाउ इन दिस क्वेश्चन हमको गिवन है कि एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है और एक न्यूट्रॉन है। They are being accelerated by a potential difference from rest and then send in the magnetic field, जहां पे वो जाके सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। फिर हमसे ये पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स क्या होगा एंड देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई क्या होगा। तो टाइम पीरियड का भी रेशियो निकालना है और रेडियस का भी रेशियो निकालना है। तो मैं एक चीज यहाँ पे और एडिशनली लिखना रह गया मुझसे कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और अगर हम उसका टाइम पीरियड लिखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसका टाइम पीरियड आता है 2 पाई m डिवाइडेड बाय QB। करेक्ट है। अब यहां पर बच्चों हमारे पास 3 पार्टिकल हैं। प्रोटॉन का चार्ज होगा Q, मास होगा m। अल्फा पार्टिकल, इसका चार्ज होगा 2Q, मास होगा 4m। न्यूट्रॉन चार्ज होगा Q, मास होगा 2m। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही हैं। यस, करेक्ट है। यस सर। अब हम इन सभी पार्टिकल्स को एक ही पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर रहे हैं। सो द पोटेंशियल व्हिच वी आर यूजिंग टू एक्सेलरेट इट इज V, लेट्स से। तो बच्चों इन सबके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती है, और अगर हम उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं कि भाई हर एक के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं उस पार्टिकल का चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है। जैसे प्रोटॉन के लिए अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहेंगे तो QV हो जाएगा, और अगर हम अल्फा पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहेंगे तो वो हो जाएगा 2QV, और अगर हम न्यूट्रॉन के लिए चार्ज उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगी QV, बिकॉज उसका चार्ज भी Q ही है। गेटिंग इट राइट। ये मैं बिल्कुल उसी अंदाज से लिख रहा हूं जैसे हम लोग वर्क डन लिखते हैं ना, चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो वही वर्क डन यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। समझ पा रहे हैं बच्चों बात? यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट चार्ज इनटू पोटेंशियल। ऑल्दो ये एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन पोटेंशियल मिलने पर जब चार्ज एक्सेलरेट होता है, मूव करता है, स्पीड गेन करता है, तो वो अल्टीमेटली किसी काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाती है ना। सो इस हिसाब से हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है। अब बच्चों ये फाइनली जो है मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाता है, और फिर इसका जब हम रेडियस क्लेम करेंगे तो प्रोटॉन का जो रेडियस क्लेम करेंगे वो ऐसा होगा कि 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी, एंड देन प्रोटॉन का चार्ज, एंड देन जो भी मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें हमने पार्टिकल को एंटर कराया। तो अगर हम इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लें तो वी मे गेट एन आंसर कि प्रोटॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन यहाँ पे अगर हम पुट अप करते हैं तो ये हो जाएगा 2m
Kp की जगह पे हम लिखेंगे QV डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा QB। करेक्ट है बच्चों? यस चाहे तो हम इसमें थोड़ा बहुत सॉल्यूशन बना सकते हैं, बट लेट्स कीप इट एज इट इज। इसी वे में अगर आप अल्फा पार्टिकल के लिए लिखोगे तो अल्फा पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखते वक्त, पूरा फॉर्मेट लिखते वक्त ये तो हो गया 2, लेकिन मास हो जाएगा 4m, ध्यान दें तो। और काइनेटिक एनर्जी तो हमको लिखनी पड़ेगी अल्फा डिवाइडेड बाय जो भी इसका चार्ज है, तो हम लिखेंगे चार्ज 2q इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ b। अब ये 4 और नीचे का 2 ये सब कैंसल आउट हो जाएगा, तो हम इसको रीअरेंज करके ऐसे कह सकते हैं कि ये हो गया 2m के अल्फा जो हमको मिला है, मैं उसे यूज करूं तो मैं लिखूंगा 2q इंटू वी डिवाइडेड बाय, ये 2 तो कैंसिल हो गया था 4 की वजह से, ये हो गया QB। नाउ लेट्स कीप इट एज इट इज। बाद में रेशियो निकालना है तो वी विल टेक इट, वी विल कैंसिल द सिमिलर टर्म्स। सिमिलरली अगर आप ड्यूट्रॉन के लिए रेडियस लिखते हो तो आप कुछ ऐसे करोगे, 2 मास की जगह पे आप लिखोगे 2m, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ड्यूट्रॉन का मेंशन करोगे आप, एंड देन डिवाइडेड बाय इट विल बिकम QB। सो इफ यू जस्ट फाइनलाइज बाय पुटिंग अप the kinetic energy for neutron, you may get ये 2, this has 2m, this is QV and then divided by QB। I hope आप ये सारी बातें यहाँ पे समझ पा रहे हैं। Yes, अब इतने 2-3 लेक्चर से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हमने इस तरीके की कंडीशन से पहले देखी हैं। अब अगर बच्चों हम इसके रेशियो लेना शुरू करें, we take the ratio of each of them, तो हम देखेंगे कि हर एक में से ये 2m 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 QB 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 V V Q ये सारा फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो प्रोटॉन इज टू अल्फा पार्टिकल इज टू ड्यूट्रॉन अगर हम करते हैं तो प्रोटॉन की हर चीज कट जाती है, यहाँ 1 आ जाएगा। अल्फा पार्टिकल के लिए 2 आई गेस ये सिर्फ 2 बाकी बचेगा, यस और ड्यूट्रॉन के लिए भी हम देखेंगे यहाँ पे 2 बाकी बचेगा। सो ये आंसर यहाँ पे इसका बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसका आंसर यहाँ पर क्लेम करेंगे। तो इसके लिए हमें इन पर्टिकुलर जो है रेडियस का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पता होना चाहिए, और ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जब हम किसी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का इस्तेमाल करते हुए चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिख पाते हैं। ओके विद दिस? यस सर आइए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में इससे पहले बहुत बार पूछे गए हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चंस मैं बहुत ज्यादा लूंगा आज। लेट्स टेक दिस। Now we have a particle of mass m and charge q. Now this charge is supposed to be positive charge. It is moving with a constant velocity v along a positive x direction. It enters a region containing a uniform magnetic field b directed along the negative z axis. मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन जैसे बताए जा रहे हैं कि x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है। तो मानते हैं बेटा कि ये x एक्सिस है, ठीक है। इसमें x इज इक्वल टू a यानी कि यहां से लेके x इज इक्वल टू b यानी कि यहां तक मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है, और ये आप यहाँ पे कह सकते हो कि 0 है। x कोऑर्डिनेट का 0 वैल्यू है, यहाँ पे ये a वैल्यू है, ये b वैल्यू है। तो ये इन दोनों लाइंस के बीच में जो रीजन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, और एज पर क्वेश्चन ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करेक्ट है। यस अब हमने चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया टू मूव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एज सजेस्टेड, जैसे हमें बताया जा रहा है। तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। अब चार्ज पार्टिकल को हमने यहाँ पे छोड़ दिया। Now the minimum value of V required so that the particle can just enter a region x greater than b। मतलब होगा ये कि जब चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रिलीज किया गया है, जैसे क्वेश्चन में सजेस्ट किया जा रहा है, जैसे मैं यहाँ पे इसको रिलीज करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से चार्ज पार्टिकल आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स आ जाएगा,
Yes. ठीक है। अगर आप इस फोर्स को जस्टिफाई करना चाहते हो तो देखो मैं यहाँ पे बनाता हूं, ये फील्ड है, ये वेलोसिटी है, तो यहाँ पे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये भी, अब आप फोर्स बताएं कहाँ है? ऊपर. ऊपर की तरफ। वेरी गुड, हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऐसी हॉरिजॉन्टल है, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, तो ये फोर्स जो लगेगा ना ये ऊपर की तरफ लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसके पाथ को यूं ऐसे मुड़ाएगा, यूं मुड़ाएगा। तो हो सकता है कि ये चार्ज पार्टिकल एंटर करने के बाद ऐसे मुड़ने लग जाए और मुड़ता 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 जस्ट बी की बाउंड्री को टच करके अपना सर्कल पूरा करके यहां से ऐसे बाहर आ जाए। तो वो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अंदर चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बी से आगे चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी रिक्वायर्ड सो दैट द पार्टिकल कैन जस्ट एंटर, मतलब ये रीजन को जस्ट छू के वो पलट जाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जस्ट एंटरिंग का मतलब यही है ना, दरवाजे से पलट जाओ, तो जस्ट इस सरफेस से एंटर करके पलट जाना चाहिए, ग्रेज करके जिसे हम कहेंगे। तो फिर वेलोसिटी कितनी होगी ऐसे पूछ रहा है। अब बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो क्या ये एक सर्कल बन रहा है? ये इसी तरीके से अगर कंटिन्यू करेगा तो सर्कल पूरा हो जाएगा, करेक्ट है? Yes. अब ये एंटर करेगा हॉरिजॉन्टल, तो रूल याद रखो, जितने एंगल पर एंटर करेगा उतने एंगल पे बाहर निकलेगा। ये सिंपल रूल है। ठीक है, अगर ये हॉरिजॉन्टली एंटर कर रहा है तो निकलते वक्त भी हॉरिजॉन्टली आएगा। तो इसने कितना सर्कल पूरा किया? एक सर्कल पूरा किया क्या इसने नहीं. फील्ड में? नहीं। तो कितना पूरा किया? हाफ। शाबाश। तो यहां अगर मैं सर्कल का सेंटर मान लेता हूं तो ये उसका रेडियस हो जाता है। अब बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसके रेडियस का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है mv डिवाइडेड बाय qb। बेटा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये r जो है ना, अगर इस x एक्सिस के रेफरेंस में मैं लिखता हूं तो वो b माइनस ए होना चाहिए। Yes. जीरो से लेके यहां तक b है और जीरो से लेके यहां तक a है, तो r इन दोनों के बीच का गैप है, तो इसका मतलब r क्या होना चाहिए? B minus A. b माइनस ए होना चाहिए, अगर ध्यान लगाओ तो बस हो गया काम अपना पूरा। सो वेलोसिटी की इक्वेशन हो गई q b देन इन ब्रैकेट b माइनस ए डिवाइडेड बाय m। M. ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। इनफैक्ट हमें कहना चाहिए कि वेलोसिटी कम से कम इतनी होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर तुमने कर दी, इससे ज्यादा, तो रेडियस बढ़ जाएगा, है ना? वेलोसिटी अगर ज्यादा कर दी तो रेडियस बढ़ जाएगा। रेडियस अगर बढ़ गया तो वो बी के आगे भी आगे से जाके घूम जाएगा फिर। और अगर तुमने इससे वेलोसिटी कम कर दी तो रेडियस कम हो जाएगा। अगर रेडियस कम होगा तो वो यहाँ पे ग्रेज नहीं करेगा, उससे पहले ही टर्न ले लेगा फिर। तो हमको इसको जस्ट टच करने वाली कंडीशन में मिनिमम रिक्वायरमेंट पे बताना है, तो ये उसकी मिनिमम वेलोसिटी है। इससे ज्यादा करने पे भी नुकसान होगा, इन द सेंस रीजन क्रॉस करके आगे चला जाएगा, और इससे कम करने पे भी हमारा नुकसान होगा इन द सेंस कि वो इसको ग्रेज भी नहीं करेगा, उससे पहले ही टर्निंग हो जाएगी। तो ये मिनिमम वैल्यू है इसकी। ठीक हो गई बेटा बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। बहुत ध्यान से करना है आपने, ये दिमाग चलाना है आपने। अब इस क्वेश्चन में तीन चीजें पूछी जा रही हैं वैसे देखा जाए तो। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है Q, जिसका मास m है, वो एंटर करता है इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v एज शोन इन द फिगर। मतलब ये हॉरिजॉन्टली एंटर नहीं कर रहा है, कुछ इंक्लिनेशन है थीटा, ऐसे ही एंटर करता है। देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड टू द लेफ्ट ऑफ PQ। तो ये जो PQ बाउंड्री है, इसके लेफ्ट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हाउएवर राइट पर मैग्नेटिक फील्ड है, और वो भी जैसे दिखाया गया यहाँ पे डायरेक्टेड इनवर्ड्स है। तो फिर ये पूछ रहा है कि ये कितना टाइम मैग्नेटिक फील्ड में स्पेंड करेगा, कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर लिया यहाँ पे, और इंपल्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा। अच्छा सवाल है, इंपल्स क्या होगा? इंपल्स एक नई बात यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो वन बाय वन हम इन सभी बातों पे अपना डिस्कशन करते हैं।
सबसे पहले तो ये बाउंड्री मैं यहाँ पे बना दूं, बिल्कुल इत्मीनान से चलेंगे हम, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। ये बाउंड्री मैं यहाँ पे बना रहा हूं और ये चार्ज पार्टिकल की एंट्री हम यहाँ पे दिखाते हैं। लेट्स से ये चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करता है, दिस इज द एंट्री ऑफ द चार्ज पार्टिकल लाइक दिस, ठीक है, एज सजेस्टेड, एज यू मे सी डायरेक्टेड, ये थीटा, और ये चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी v। मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे ऐसे अंदर की तरफ है। तो पहली बात तो बच्चों हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर आ रहे हैं। नहीं। देखो, हाँ यहाँ गलती होगी तुमसे, आ रहे हैं। अगर मैं ऐसा कहूं कि आ रहे हैं तो गलत नहीं होगा, आ रहे हैं। देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। अंदर, और वेलोसिटी वेक्टर उसके ऊपर है। तो एक चीज ऐसे अंदर है और दूसरी चीज ऐसे डायरेक्टेड है, ऐसे। अब यहाँ ये कितनी भी तिरछी हो जाए, इधर हो जाए, इधर हो जाए, इधर हो जाए, इधर हो जाए, कहीं भी हो जाए, फील्ड के साथ तो परपेंडिकुलर होगी ना। ये पोजीशन देखो वीडियो में, फील्ड के साथ तो परपेंडिकुलर होगी ना। प्रोस्पेक्टिव इमेजिन करो, लेट मी जस्ट शो यू, दिखाता हूं मैं आपको। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अंदर, ये वेलोसिटी वेक्टर है। अब ये वेलोसिटी वेक्टर ऐसा रहा तो भी 90 डिग्री पर है, ऐसा रहा तो भी 90 डिग्री पर है, ऐसा रहा तो भी 90 डिग्री, फील्ड के साथ 90 डिग्री है। चेक करो, यस। कन्विंस हुए इस बात पे? यस सर। तो इवन दो कि ये ऐसा तिरछा जा रहा है, लेकिन फील्ड के साथ इस वेक्टर को चेक करेंगे तो 90 डिग्री बनता है बेटा। कन्विंस हुए? यस। तो फील्ड के साथ वो 90 डिग्री बना रहा है, ये तो कंफर्म है। फोर्स कहां लगेगा? V क्रॉस B करो, ऊपर, ऊपर फोर्स लगेगा। तो फोर्स अगर हम देखें तो ये फोर्स ऐसा लगेगा। करेक्ट हो गई बात? तो क्या इस चार्ज पार्टिकल के फील्ड में एंटर करने के बाद ये यूं घूम के ऐसे बाहर आ जाएगा, यहां से ऐसे बाहर आ जाएगा यहां से, और जितने एंगल पर एंट्री उतने एंगल पर एग्जिट, बिल्कुल सिंपल रूल। इस पर तो बात हो चुकी है अपनी। तो ये ऐसे यूं घूम के ऐसे बाहर आ जाएगा। और अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल, ये तो इसका एक्चुअल ट्रैक हो गया, ये एक्चुअल ट्रैक ऐसा है, ये घूम के वापस है। अगर मान लो मैं ये ट्रैक इसी तरीके से कंटिन्यू रखता हूं तो ये इस तरीके का एक सर्कल बनाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्योमेट्रिकली इसको सही बना पाऊं, ठीक है। अगर मान लो बोल रहा हूं मैं, बेसिकली वो तो बस ऐसे घुस के ऐसे बाहर आ गया, लेकिन अगर मान लो, ऐसी बात कर रहा हूं मैं, तो ये इस तरीके का सर्कल एक्सपेक्टेड है कि नहीं? कैसे जा रहा होगा पार्टिकल? करेक्ट है बच्चों? यस। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। अच्छा, अब ऑब्वियस बात है बच्चों, इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा, सर्कल का, सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं आएगा। और इस पॉइंट और इस पॉइंट पे आपने अगर कंडीशन लगाई तो ये एंगल मैं श्योरली कह सकता हूं 2 थीटा है, क्योंकि यहां से थीटा की एंट्री करके फिर थीटा के बाद बाहर आ रहे हो, तो डेविएशन ही 2 थीटा का हो गया ना। इसमें डेविएशन 2 थीटा का हुआ कि नहीं? ऐसा थीटा पर थे और बाहर अब ऐसा थीटा पर आ रहे हैं, तो कितना मुड़े? 2 थीटा। करेक्ट है बेटा? यस सर। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। तो इसमें पूरा जो डेविएशन है वो 2 थीटा का हो गया, ये ऐसा है। और ख्याल रहे कि ये वाली जो लाइन है अपनी, वो पीक्यू वाली लाइन है, ये वाली जो, और थोड़ा सा बढ़ा दें, ये पीक्यू वाली लाइन है। इत्मीनान से करें, एकदम कोई गड़बड़ नहीं, आराम से समझे चीजों को। अगर कुछ समझने में दिक्कत होती है तो बोले मुझे कि सर ये नहीं क्लियर हुआ। ये समझ में आया, ये दोनों परपेंडिकुलर है? यस, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, समझ में आया? यस सर।
फिर ऐसे फोर्स ऊपर लगेगा, उस फोर्स की वजह से ये ऐसे 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 घूम के फिर बाहर आ जाएगा, और 2 थीटा इसने यहाँ पे कंसिडरेशन कर लिया। अब हमको ये पता करना है कि ये कितनी देर में यूं टर्न करके बाहर आ गया, बिकॉज हमको तो टाइम स्पेंड निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूं तो आपने इसमें चौंकना नहीं चाहिए कि जो एंगल ये टर्न कर रहा है विच इज 2 थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी है, सर्कुलर मोशन हो चुका है अपना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। Yes. ठीक है, तो अब इस 2 थीटा को तो बच्चों हम कुछ नहीं कर सकते, लेट्स कीप इट एज इट इज। ओमेगा को तो कुछ कर सकते हैं, v बाई आर इंटू टी, इतना तो कर सकते हैं एटलीस्ट। Yes. बट हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन के हिसाब से जब रेडियस लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है mv डिवाइडेड बाई क्यूबी। तो अगर सब्स्टिट्यूट किया जाए r की जगह पर तो आंसर होगा 2 थीटा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय mv डिवाइडेड बाय क्यूबी इंटू टाइम t, सच दैट कि हम यहां से ये v फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं और हमको मिलेगा 2 थीटा इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई m इंटू टाइम t। Therefore, time spent within that particular region will be equal to 2 theta into m divided by qb। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ आई बेटा? Yes. अब दूसरी चीज कि इसने अंदर डिस्टेंस कितना कवर किया ना, यहाँ वर्ड डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट अगर होता तो हम यहां से लेकर के यहां तक का ये सीधा गैप निकालते, ये आर ये 2 थीटा, तो हम ट्रायंगल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके इसमें कुछ कर लेते, लेकिन हमको तो इसने डिस्टेंस पूछा। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है जिसको मैंने सॉलिड लाइन से दिखाया ब्लू कलर की, ये डिस्टेंस एक आर्क है, Yes. और इस आर्क का रेडियस है r और एंगल है 2 थीटा। तो क्या हम इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए ऐसे कह सकते हैं कि जो भी डिस्टेंस कवर हुआ वो एक आर्क की लेंथ है, और उस डिस्टेंस d को हम एज अ आर्क लेंथ लिख सकते हैं रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल। सही जा रहे हैं बेटा? Yes. सो ऑन दैट बेसिस इसका आंसर आएगा mv डिवाइडेड बाय qb, रेडियस का फॉर्मूला, और एंगल हो गया 2 थीटा। इतना डिस्टेंस ने कवर करना है अंदर की तरफ। अब हो सकता है आपको थीटा कुछ बता दे, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 2, कुछ भी बोल सकता है वो थीटा, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। ये एक जनरल प्रॉब्लम है। अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं, इंपल्स कितना होगा? हाउ डू वी गेट एन आंसर फॉर इंपल्स? देखो बच्चों, इसमें इंपल्स अगर हम लिखना चाहते हैं इंपल्स, तो हमको थोड़ा सा 11th की क्लास से कुछ कंसेप्ट उठाने पड़ेंगे। इंपल्स J इज इक्वल टू पोटेंशियल चेंज इन मोमेंटम। पोटेंशियल एनर्जी कहां से ला रहे हो बेटा? चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम। Yes. अब आप सोचेंगे सर ये तो एंट्री v से कर रहा है, एग्जिट भी v से कर रहा है, तो इसमें मोमेंटम कैसे चेंज हुआ? तो ध्यान दो बेटा, इसमें मोमेंटम चेंज हो रहा है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, केयरफुली देखें ना, तो ये नीचे की इसकी सिचुएशन ऐसी है, देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये यूं एंटर कर रहा है, इसकी एंट्री ऐसी है, ठीक है, लाइक दिस। तो थोड़ा अगर इस वेलोसिटी के वेक्टर को मैं आगे करके बनाऊं, थोड़ा सा आगे करके, ताकि कैलकुलेशन आपको समझ में आए, तो क्या ये ऐसी वेलोसिटी वेक्टर के साथ एंटर कर रहा है? और ध्यान देके देखें बेटा, तो यहां पे एंगल थीटा बन रहा था इसका, ठीक है। जस्ट एक लाइन पीछे की तरफ मैं एक्सटेंड करता हूं ताकि आपको गलतफहमी ना हो। तो ये थीटा था। तो सबसे पहली चीज ना बेटा, हम इसमें कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट इधर बनाएंगे वेलोसिटी का, और एक कंपोनेंट हम लोग ऊपर बना लेंगे। ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट बनेगा वर्टिकल, ये बनेगा v cos थीटा, जबकि ये हॉरिजॉन्टली जो बन रहा है ये बनेगा v sin थीटा। अब बच्चों, जब ये बाहर आ रहा था, ये बाहर आने की सिनेरियो ऐसी है कि बाहर आते वक्त इसकी वेलोसिटी यूं थी, और वेलोसिटी तो v रहेगी, उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है कभी भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदलता है। तो
यहां एंगल जैसे का वैसा थीटा बनेगा। तो यहां पर भी बच्चों हम इसके दो कंपोनेंट्स क्लेम करेंगे, एक ऐसे ऊपर वाला कंपोनेंट क्लेम करेंगे और एक ये यूं हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा v cos थीटा जैसे का वैसा, और ये हो जाएगा v sin थीटा। अब बच्चों आप इसके जब कंपोनेंट वाइज चेक करोगे तो v cos थीटा में कोई चेंजेस नहीं हुए। जो कंपोनेंट चेंज हुआ है वो कौन है? v sin थीटा। अब इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और ये वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं। तो मोमेंटम लिखते वक्त हमको ऐसा लिखना पड़ेगा ना, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस v sin थीटा, क्योंकि यही चेंज हुई है इसलिए इसको कंसीडर कर रहे हैं। v cos थीटा में कोई चेंजेस नहीं आए, उसका चेंजेस निकालते बैठोगे तो जीरो हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस v cos थीटा माइनस इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा। तो फाइनल वेलोसिटी v माइनस v sin थीटा और इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा। तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, इसको नेगेटिव साइन इसलिए लगाया मैंने क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है। तो मोमेंटम का चेंज कितना हुआ? माइनस में 2 टाइम्स ऑफ m v sin थीटा। माइनस को इग्नोर करके आप उसको एज अ मैग्नीट्यूड भी बता सकते हो कि इतना मोमेंटम चेंज हुआ है ना? इंटरेस्टिंग। तो ये है इसका पूरा मामला, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो इसी को कैरी करता हुआ है, इसी चीज को कैरी करना है, मतलब इसी प्रॉब्लम को रीडिजाइन कर दिया हमने ऐसे। रिपीट द अबव क्वेश्चन इफ द चार्ज इज नेगेटिव। दिस इज टिपिकल। एक तो चार्ज नेगेटिव कर दिया सबसे पहले, फिर दूसरा इन्होंने कहा कि जो वेलोसिटी का एंगल बन रहा है बाउंड्री पे वो 30 डिग्री बन रहा है। तो चलो इससे तो दिक्कत नहीं है, 30 डिग्री ये हमारे लिए उल्टा आसानी है, हम कुछ कैलकुलेशंस कर लें पूरे। लेकिन चार्ज को नेगेटिव कर दिया ना। अब चार्ज को नेगेटिव करने से हमारा नुकसान क्या हुआ, या क्या क्या बड़ा चेंज हुआ यहाँ पे? फोर्स। वेरी गुड। V क्रॉस B से जो फोर्स का डायरेक्शन बन रहा था, नेगेटिव चार्ज रहने की वजह से हमें उस डायरेक्शन को करना पड़ेगा रिवर्स। मतलब ये फोर्स हमको दिखाना पड़ेगा नीचे। तो ये जो चार्ज पार्टिकल ऐसे ऊपर घूम के बाहर आ रहा था, उसकी बजाय हमको ऐसे मानना पड़ेगा अब ये नीचे घूम के बाहर आएगा। समझे बात को? तो सबसे पहले तो मैं ये बाउंड्री बना देता हूं। तो ये ऐसी बाउंड्री है, ये P थोड़ा सा और ज्यादा नीचे लेता हूं क्योंकि अब चार्ज को लाना है। और मानते हैं कि चार्ज मैंने यहां दिखाया, चलो कंफ्यूज मत हो जाना प्लीज। चार्ज मैंने यहां दिखाया, ये ऐसे, और ये एंगल हमको बताया गया अब इस बार थीटा, और थीटा हमको गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, ये V। तो आपने अभी अभी जैसे कहा, देखिए यहाँ साइड में ये मैग्नेटिक फील्ड अपना अंदर की तरफ है और ये वेलोसिटी वेक्टर जो है अपना यूं है। चूंकि चार्ज नेगेटिव है इसलिए इस पर फोर्स क्या ऐसे नीचे की तरफ आएगा? करेक्ट है ना? सो क्या एक्सपेक्टेड होगा, ये चार्ज पार्टिकल क्या इस तरीके से मूव करने लग जाएगा? और फिर ऐसे बाहर आ जाएगा? क्या कहते हो बेटा? तो इसकी जो रियल ट्रैजेक्टरी हम अंदर एक्सपेक्ट करेंगे वो तो ऐसी होगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्योमेट्रिकली मैं इन चीजों को सही बना पाऊं। और अगर हमने इसके ट्रैक को पूरा इमेजिन किया तो ये कुछ इस तरीके का सर्कल बनेगा, अगर हम पूरा इमेजिन करते हैं तो। ऑब्वियस बात है इसका कहीं सेंटर होगा यहाँ पे। ऑब्वियस बात है कि यहां से लेके यहां तक अगर हमने एंगल क्लेम किया तो ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा। बात तो समझे बेटा? ऐसा नो, ये मैं किसी दूसरे कलर से दिखा देता हूँ रिमेनिंग पोर्शन, ये ऐसे। और ये अंदर का जो अपना सर्कल है, जो एक्चुअल मूवमेंट इसका होने वाला है चार्ज का, ये अंदर का सर्कल। अब सोचने वाली बात है, ये एंगल भी जरा मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको फीलिंग आए कि बाहर के आर्क का एंगल 2 थीटा है। करेक्ट है ना? जितने एंगल से एंट्री कर रहा था उतने एंगल से वो बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे भी एंगल आप निकालोगे तो ये 2 थीटा ही रहेगा, सॉरी थीटा ही रहेगा। सो थीटा से पूरा घूम के वापस थीटा से ही आएगा, तो ये जो बचा हुआ आर्क है ये तो 2 थीटा ही होने वाला है। अब सोचने वाली बात यह है कि इसने अंदर की तरफ कितना एंगल कवर किया यहां से लेके यहां तक।
2 pi minus 2. शाबाश, 2 पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि सर्कल तो उसने पूरा करना है। अब सर्कल का जो रिमेनिंग पोर्शन है अगर वो 2 थीटा है तो अंदर का जो एंगल बनेगा वो तो 360 माइनस 2 थीटा करना पड़ेगा। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ वो कितना हुआ? 2 पाई माइनस 2 थीटा। अब देखो 2 पाई होता है 180 डिग्री माइनस 2 इंटू थीटा हमको 30 डिग्री गिवन है, तो 360 माइनस 60 यानी कि आंसर आया 300 डिग्री। करेक्ट है? Yes. या आप इसको बेटर वे ऐसे भी कर सकते हो कि नहीं भाई चलो हमको डिग्रीज में नहीं निकालना है, हमको इसको रेडियन में ही रखना है ताकि हमारे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। तो आप इसको 2 पाई कर लें और बाद में ये जो 2 थीटा है तो थीटा 30 डिग्री, 30 का मतलब तो पाई बाई 6 हो जाता है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर लें पाई बाई 6। 2 आप कॉमन ले लें, पाई पाई बाई 6 हो जाएगा, यानी कि इसका एक्सपेक्टेड आंसर आएगा 10 पाई बाई 6। क्या कहते हो? Yes. इतना इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया। अब हमको ये पूरा प्रॉब्लम रिपीट करना है एज इट इज, मतलब इसमें 3 चीजें निकालनी है, टाइम कितना गया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ और इम्पल्स कितना है। तो डिस्टेंस तो क्या खास बात नहीं है, डिस्टेंस तो आ भी जाएगा, सीधे सीधे रेडियस इनटू एंगल कर लें तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो पहले मैं डिस्टेंस की चीज निपटा देता हूं। यहाँ पे डिस्टेंस तो एक किस्म का आर्क है, तो रेडियस इनटू करस्पॉन्डिंग एंगल, और इस बार करस्पॉन्डिंग एंगल है 10 पाई बाई 6। अब रेडियस तो हमेशा की तरह हम वैसे ही बताएंगे mv डिवाइडेड बाई qb इनटू 10 पाई बाई 6। 10 पाई बाई 6 को आप थोड़ा बहुत सॉल्व कर लें तो 5 पाई बाई 3 आप लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 5 पाई mv डिवाइडेड बाई 3 qb। ये डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। अब टाइम के लिए थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन समझना चाहिए, टाइम कैसे निकालें। तो बेटा जो करस्पॉन्डिंग एंगल है इसका वो कितना है? 10 पाई बाई 6। इट शुड बी इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। क्या कहते हो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम। So this will now become 5 pi by 3 is equal to v divided by r into t, because omega is equal to v by r as per circular motion. So 5 pi by 3 is equal to v की जगह पर, so v तो वैसे ही लिखेंगे, r की जगह पे हम लोग लिखेंगे mv divided by qb into ये t। अब यहां से v फैक्टर कॉमन लेकर के, सॉरी कैंसिल कर दें आप, qb ऊपर चला जाएगा और सब कुछ रीअरेंज करने के बाद आप टाइम के लिए लिख पाओगे 5 pi m divided by 3 qb। करेक्ट हुआ? देखो चेक करो इसको। तो ये टाइम होगी। अब इसका इम्पल्स भी आप उसी अंदाज से निकालें जैसे हमने पहले निकाला था। इसके लिए हमको इसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। तो ये अपनी इनिशियल एंट्री पॉइंट है। लेट्स से कि ये ऐसे एंटर कर रहा है, यहाँ पे ये यूं एंटर कर रहा था, यूं एंटर कर रहा था ये, करेक्ट है ना? ये एंट्री पॉइंट है इसका। ये फिर ये नीचे की तरफ घूम के आया, नेगेटिव चार्ज है, मैंने बता दिया था आपको। ये इससे पहले ऊपर घूम रहा था ऐसे, अब ये नीचे की तरफ घूम के आया, तो ये एंट्री पॉइंट है। अगर यहाँ एंगल इसने थीटा बनाया है, देखें ये थोड़ा सा अगर मैं पीछे की तरफ खींचता हूं तो यहाँ एंगल इसने थीटा बनाया, तो यहाँ भी तो थीटा बनेगा बच्चों। Yes. इसकी वेलोसिटी वेक्टर्स को स्प्लिट करें आप, फिर कंपोनेंट्स बना लें इसके। अगर ये v है तो आप ये कह सकते हैं कि ये v sin थीटा हो गया और ये वाला v cos थीटा हो गया। ये इनिशियल हालत हो गई इसकी। आप बेटा इसकी फाइनल हालत देखें तो कैसे ये एग्जिट जब कर रहा तो ऐसे एग्जिट कर रहा था। गौर करें आप, ये देखें ये यूं एग्जिट कर रहा है, ऐसे एंटर करके नीचे से घूम के ऐसे, ठीक है? तो इसकी एग्जिट पॉइंट क्या ऐसी निकाली जाएगी और श्योरली यहाँ पे एंगल थीटा माना जाएगा। तो यहां भी आप बच्चों इसके कंपोनेंट्स निकाल लें तो ये हो जाएगा v cos थीटा और ये वाला हो जाएगा v sin थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट चेंज हुआ? V sin. सिर्फ v sin थीटा, यानी कि पहले की ही तरह हुआ,
ठीक है, v sin थीटा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और आप इसमें चेंज ऑफ मोमेंटम के हिसाब से इंपल्स लिखें बिल्कुल पहले की जैसे लिख रहे हो, तो फाइनल आप लिखोगे माइनस v sin थीटा माइनस इनिशियल v sin थीटा है, तो चुपचाप v sin थीटा यहाँ पे लिख दो। सॉल्व करने के बाद आपको आंसर वही मिलेगा 2m v sin थीटा। चूंकि करंट सिचुएशन में हमको थीटा का वैल्यू प्रोवाइडेड है 30, तो इंपल्स हम लिख पाएंगे mv। ठीक हो गई बात? आ गया समझ में? Yes, sir. ओके, सो ऐसे करें इसे। अब देखिए बड़े आसान क्वेश्चंस हैं, मतलब हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं वैसे देखा जाए तो, और मैं स्लो इसलिए भी चल रहा हूं क्योंकि इन प्रॉब्लम्स में हमको बहुत सारी बातों का एनालिसिस करना है। गड़बड़ करके पढ़ेंगे आगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। अब इस प्रॉब्लम में हमको बहुत कुछ समझ आ गया, तो फिर हमारे आगे के प्रॉब्लम्स आसान हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चीजों को एनालाइज किया, ऊपर टर्न होना, नीचे टर्न होना, पॉजिटिव, नेगेटिव, टोटल वैल्यूज, इंपल्स, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, बहुत कुछ किया। अब अगले क्वेश्चन थोड़े से आसान हो जाएंगे। आप देखें जैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें ऐसी कंडीशन दी गई है। अब मैं समझता हूं ये बिल्कुल 10 सेकंड में सॉल्व हो सकता है अगर हम तेजी से करें तो। अब PQ के इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे एंटर करा दिया है, तो फोर्स कैसा आएगा? ऊपर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा? ऊपर। ऊपर की तरफ फोर्स आएगा। मैं हल्का सा एक डायग्राम बना देता हूं यहाँ पे ताकि आपको समझ आए। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज की एंट्री आपकी ऐसी हो रही है, वेलोसिटी, तो v क्रॉस b करेंगे आप, ऐसे यूं v क्रॉस b करेंगे तो फोर्स ऊपर चला जाएगा। तो क्या ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके का ट्रैक फॉलो करता हुआ यूं बाहर आ जाएगा? Yes. बेसिक रूल याद रखिए, जितने एंगल पर एंट्री कर रहा है उतने एंगल पे एग्जिट करेगा, ठीक है? तो क्या इसने हाफ सर्कल पूरा किया? Yes. क्योंकि एक सर्कल को जब हम रेफर करते हैं तो यहाँ नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल, ये। तो फिलहाल के हिसाब से देखेंगे तो उसने ऐसा इस पॉइंट से एंट्री की, इस पॉइंट से एग्जिट किया, और ये हाफ सर्कल इसने ऐसे पूरा किया, लाइक दिस, ठीक है? हाफ सर्कल के लिए टाइम क्या होगा? तो आंसर सिंपल है, जो भी फुल सर्कल का टाइम पीरियड हो सकता है उसका हाफ होगा। फुल सर्कल का टाइम पीरियड कितना होता है? 2πm डिवाइडेड बाई QB, बार बार पढ़ चुके हैं, साइक्लोट्रॉन में भी पढ़ा। सॉल्व करने पे पता चला कि इसका टाइम हो गया πm डिवाइडेड बाई QB, ठीक है? टाइम पीरियड हमने बार बार पढ़ा है, हेलाइकल मोशन में भी टाइम पीरियड सीखा है, साइक्लोट्रॉन में भी सीखा है, ऐसे ही सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे तब भी सीखा है। तो आई थिंक ये फॉर्मूला तो सबको याद होना चाहिए। और ये बिल्कुल 10 सेकंड का प्रॉब्लम है अगर हमें ठीक से समझ आ गया तो। कैसा नो? Yes. आए थोड़ा और आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन 28 में एक बड़ी अजीब सी बात बताइए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B एग्जिस्ट करता है एक रीजन में, और वो रीजन हमें कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करके बताया है। बड़े ध्यान से सुने आप, थोड़ा सा टफ हो सकता है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा। तो ये रीजन ऐसे बताया है। अब फिर इसने हमसे ये पूछा कि फाइंड द टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड इफ डी का मतलब ये फील्ड के बीच का सेपरेशन, फील्ड जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां एंड हो रहा है उसके बीच का सेपरेशन, वो mu/qb से ज्यादा है। बच्चों यहाँ u जो है ना वेलोसिटी है। आपको ये ख्याल नहीं आ रहा है कि ये जो चीज है, ये जो चीज है ये रेडियस है? ये ऐसा ख्याल नहीं आ रहा? Yes. ये तो रेडियस है। तो फिलहाल ये कह रहा है कि ये जो d है ना ये रेडियस से भी ज्यादा है, ऐसे कह रहा है। तो बेटा सिंपल सी बात है कि पार्टिकल यूं एंटर करेगा अपनी जर्नी में, ऐसे घूम के हाफ सर्कल पूरा करके यूं बाहर आ जाएगा। अब डी गैप अच्छा खासा है, तो इसका करस्पॉन्डिंग रेडियस जितना भी बन रहा होगा वो डी से कम है। तो ये जैसे एंटर कर रहा है वैसे एग्जिट करने के हिसाब से इसने कितना सर्कल पूरा कर लिया?
हाफ सर्कल, तो हाफ सर्कल पूरा करने के लिए करस्पॉन्डिंग टाइम कितना लगेगा? जो भी फुल सर्कल का टाइम होगा उसका आधा होगा। तो अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा mu डिवाइडेड बाई क्यू बी इस बार, क्योंकि वेलोसिटी को u बोला गया है, डिवाइडेड बाय 2, तो टाइम कितना लगा? 2 pi m by q. अरे टाइम पीरियड, सॉरी मैं वेलोसिटी लिख रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो टाइम पीरियड अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो अगर हम फाइनल कर लें इसको तो फिर हमें इसका आंसर मिलेगा पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर यहाँ पे। बट द प्रॉब्लम बिकम्स अ लिटिल टफ जब ये जो d है ये mu बाई क्यू बी से कम है। तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं ये mu बाई क्यू बी क्या है, व्हाट इज दिस? R. तो अब जो गैप है आपका यहाँ पे वो r से कम है। जरा समझे बात को, मैं इस डायग्राम को फिर एक बार पुटअप करता हूं ताकि उसका एनालिसिस आपके सामने ठीक से आ जाए। ये सिचुएशन है। तो क्या ऐसा आप उम्मीद कर सकते हो कि ये पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे बाहर आ जाए? क्या आप ऐसी उम्मीद कर सकते हो? कैन यू एक्सपेक्ट दिस टू हैपन? यस, क्योंकि इसका रेडियस जो है वो तो d से बड़ा होना चाहिए, रेडियस इज ग्रेटर। तो फिर जाएगा पूरा ऐसा बाहर से जाके फिर ऐसे आएगा। कैन यू एक्सपेक्ट दिस? ऐसा लगता है आपको होगा? नहीं। नहीं हो सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सिंपल बात है कि जब ये इस बाउंड्री से बाहर निकलेगा तो उसके बाद घुमाने वाला फोर्स ही नहीं है ना, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है ना, तो उसके बाद तो सीधा ही जाना पड़ेगा इसको। तो ये चीज तो नामुमकिन है कि ये पलट के दोबारा उसी मीडियम में आए, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि ये इस रीजन में थोड़ा 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 ऐसा घूमे और फिर उसके बाद जब इस रीजन से बाहर निकले तो बस निकल जाए। ये जरूर हो सकता है। लेकिन बच्चों इसने जितना भी यहाँ पे ये आर्क बनाया, ये जितना भी मुड़ा यहाँ पे, ये आर्क भी तो किसी सर्कल का हिस्सा होगा, है कि नहीं? Yes. ऐसे अगर मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा बहुत बड़ा सर्कल बने तो ये आर्क भी तो किसी सर्कल का हिस्सा होगा। सोचें, Yes. ठीक है ना? तो जाहिर बात है इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और इस सेंटर के हिसाब से अगर मैं इधर लाइन मिला दूं तो रेडियस होगा, और इधर लाइन मिला दूं तो भी रेडियस होगा। और ऑफ कोर्स ये जो रेडियस है ये इस डी से बड़ा है, तभी तो पूरा आर्क नहीं बैठ पाया इधर। सही है बात? यस हो सर। सकता है कि आप यहाँ कह लें कि भाई इसने कुछ थीटा एंगल का मोशन यहाँ पे किया होगा, हो सकता है, हमें पता नहीं कितना एंगल इसने मूव करा है यहाँ पे, तो हम कहेंगे कि भाई थीटा एंगल का मोशन इसने किया। अब बस आप एक काम करो, यहां से एक ऐसी सीधी लाइन ज्वाइन करा दो, ये इधर सीधी लाइन, तो ये डिस्टेंस डी है ना। ट्रायंगल आपको दिख रहा है, उसमें आप साइन थीटा लिखो, तो साइन थीटा हो जाएगा डी बाई आर। तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू, या हम ऐसे लिखेंगे, चलो थीटा इज इक्वल टू ऐसे लिखें, ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि टाइम निकालना है हमको। साइन इनवर्स ऑफ डी बाई आर, करेक्ट है? ज्योमेट्री समझ आई आपको? ये जितना भी यहाँ पे मुड़ पाया ना, जो भी ये इसने आर्क यहाँ पे बनाया, वो भी तो एक सर्कल का ही हिस्सा होगा ना। ठीक है, उसको कंटिन्यूटी नहीं मिली, इसलिए कंटिन्यूटी नहीं मिली क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एंड हो गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ रहता तो हो सकता है ये ऐसा बड़ा सा सर्कल बना लेता, और इतना बड़ा सर्कल बनाता कि जिसका रेडियस इस डी गैप के सेपरेशन से भी ज्यादा रहता। राइट? तो मैंने इसको एक आर्क ट्रीट किया, इसको एज अ सर्कल ट्रीट किया, तो अभी इस बात है इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। सेंटर से मैं यहाँ सरफेस पे जाके ज्वाइन करा दूं सरकमफ्रेंस पे विद इन दिस आर्क, तो वो तो रेडियस कहलाएगा। एंगल गिना, यहाँ परपेंडिकुलर निकाल के डी फाइंड आउट किया, साइन थीटा कर लिया मैंने। बाय रूल ये जितना भी यहाँ पे मुड़ रहा है, क्या इसकी एंगुलर वेलोसिटी डेवलप हो गई होगी?
सिर्फ इतने पोर्शन में देखो तो कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी आई होगी ना इसकी यहाँ पे। तो क्या इस थीटा को हटा के उसकी जगह पे हम लिख लें ओमेगा टी और आगे कंटिन्यू कर लें साइन इनवर्स ऑफ डी बाई आर? आप इसको तो कुछ नहीं कर सकते। अब ये बताओ ये ओमेगा क्या लिखेंगे? u बाई आर इंटू टी। v नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी का नाम u है। आगे कर लें साइन इनवर्स d बाई आर। r की जगह क्या लिख सकते हो अगर लिखना ही है तो? mu डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये इंटू टी इज इक्वल टू, कंटिन्यू करें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स d बाई आर। हम देखेंगे यहां से ये u फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है, और अगर आप टाइम का फाइनल फॉर्मेट मेंशन करते हो तो क्यू बी उधर चला गया, तो ये हो गया m डिवाइडेड बाय क्यू बी। देखो मैंने सही किया ना, साइन इनवर्स ऑफ डी बाई आर। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा यहाँ, यस है ना मजेदार? तो थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन का रेफरेंस हमको यहाँ पे ठीक ठाक तरीके से आना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें तो आपको वर्कआउट कर जाएंगे ये क्वेश्चन, कोई खास बात नहीं है। और मैं बहुत धीरे ले रहा हूँ, बहुत इत्मीनान से ले रहा हूँ। ऐसा ना हो कि भाई मैंने तेजी से फटाफट फटाफट अपने लिए ही सॉल्व कर दिया सब कुछ, मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ खुद ही सीख रहा हूँ, ऐसा ऐसा ना हो। आप इन्वॉल्व हैं आई गेस, समझ आ रही है ना बात ठीक से? यस। यस सर। अब आइए अगला क्वेश्चन पढ़ें, आप देखें क्या बता रहा है। कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। A particle of charge q and mass m is projected in a uniform and constant magnetic field of strength b. The initial velocity vector v makes an angle theta with the b. तो चलो एक सिंपल अरेंजमेंट बना लेते हैं कि ऐसा कुछ b है और ऐसा कुछ v है, दोनों में एंगल थीटा है, ठीक है? तो t टाइम में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ऐसे पूछ रहे हैं। t टाइम में डिस्टेंस, पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होगा? तो बच्चों सिंपल सी बात है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस v के कंपोनेंट को निकालते हैं। तो ये क्या हो गया और ये क्या हुआ? साइन थीटा। हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ढूंढा जो कि v साइन थीटा है, और एक पैरेलल कंपोनेंट ढूंढा जो कि v cos थीटा है। अब आप मुझे खुद बताएं कि v साइन थीटा और b चूंकि आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, तो क्या इस कंपोनेंट की वजह से यहां पे फोर्स एक्ट होने लग जाएगा? हेलाइकल मोशन वाला एग्जांपल है बेटा ये। तो चार्ज पार्टिकल यूं अंदर की तरफ मुड़ेगा और फिर फाइनली इस तरीके से वो अपनी जर्नी पूरा करता हुआ आगे बढ़ेगा। करेक्ट है? यस फिर आप सोच सकते हैं v cos थीटा क्या करेगा? आगे बढ़ो। आगे लेके जाएगा। v sin थीटा सर्कुलर मोशन करेगा। तो इसका एक पूरा डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर रखा है, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, ये अपनी सारी बातें इसमें डिस्कस कर रखी है। अब ये पूछ रहा है कि भाई टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा। डिस्टेंस में ये सारा घूमना आ गया इसका, याद रखो ये सारा घूमना आ गया इसका डिस्टेंस में। तो हो सकता है बच्चों कि वो टी टाइम में यहां से निकल के यहां कहीं आ जाए, घूमते 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 घूमते। लेकिन जब डिस्टेंस की बात चल रही है तो हमको हर एक हेलिक्स का कंसिडरेशन करना पड़ेगा, हर एक सर्कल का कंसिडरेशन करना पड़ेगा। हर एक सर्कल में कितना डिस्टेंस वो मूव करेगा? 2πr। कैसा नो? अरे बेटा एक सर्कल अगर यहां होता है तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? डिस्टेंस पूरा गिने, कितना डिस्टेंस कवर किया फिर उसने? 2πr। 2πr। अब हमें पता नहीं है टी टाइम में कितने सर्कल पूरे होंगे, वी डोंट नो, वी आर नॉट वेरी श्योर कि टी टाइम में कितने सर्कल कवर होंगे।
उसके हिसाब से हर सर्कल में वो 2 पाई आर 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 इतना मोशन करता हुआ आगे बढ़ेगा। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि वो अपनी पोजीशन से आगे कितना नजर आएगा टी टाइम में, तो आगे ले जाने वाली वेलोसिटी कौन सी है यहाँ पे? V cos t ठीक है ना। तो इन जनरल अगर मैं लिखूं ऐसे कि v cos थीटा into t. इंटू टी, तो गलत नहीं होगा। Yes. आगे कितना गया। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे बच्चा, डिस्टेंस की, तो ख्याल रहे डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे ना, तो इट शुड बी टेकन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? Circles. सर्कल्स। अब हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो कितने सर्कल पूरा करेगा, क्योंकि टी टाइम का तो कोई नंबर तो दिया नहीं उसने। वे अगर वो बोलता है 10 सर्कल आ गए, 5 सर्कल आ गए, 15 सर्कल आ गए, तो उतने टाइम्स ऑफ 2 पाई आर हम कर देंगे। और आर ये एक रेडियस का टर्मिनोलॉजी है, तो अकॉर्डिंगली वी विल राइट रेडियस एंड कैन फिनिश इट ऑफ। तो ये थोड़ा सा जनरलाइज प्रॉब्लम है, इसमें मैं कोई स्पेसिफिक आंसर बनाना फिलहाल अवॉइड कर रहा हूं, बस समझाने के हिसाब से। आगे बात क्लियर हुई। और इनफैक्ट अगर जरूरत पड़ती है कि भाई हम कहीं आर लिखें, तो हमको याद रखना चाहिए, हम यहाँ पे लिखेंगे मास इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय चार्ज क्यूबिक। तो 2 पाई आर में आर ये होगा कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी कि v sin थीटा का इंक्लूजन करना पड़ेगा। ओके है? यस। Yes. आए थोड़ा और आगे देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय अ हीटेड कैथोड, ख्याल रहे इलेक्ट्रॉन है, वो पोटेंशियल डिफरेंस में एंटर करता है 2 किलो वोल्ट के, और फिर बाद में वो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ द फील्ड इज ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स फील्ड ट्रांसवर्स है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि यहाँ पे फील्ड और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के साथ एंगल जो है 90 बना है। तो केस ए का सॉल्यूशन बनाने के लिए रेडियस का आंसर होगा एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। ठीक हो गई बात? Yes. ख्याल रहे यहां पर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब हम दो बातें आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी इस रेडियस का कैलकुलेशन होगा। सबसे पहले तुमको वी निकालना है। वी वेलोसिटी है, कैसे निकालें? हमको तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो आपको याद है मैंने अभी कुछ देर पहले बिल्कुल लेक्चर की शुरुआत में ऐसे बोला कि जो केई डेवलप होती है वो होती है Q इंटू वी से। क्या कहते हो? अब ये जो V मैंने यहां पे लिखा, ये वाला जो V मैंने लिखा, ये क्या है? पोटेंशियल है। समझ रहे हैं? अब Ke का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर Q इंटू वी। ठीक। या इनफैक्ट आप रेडियस के लिए ही ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें, 2mk डिवाइडेड बाय QB। गलत तो नहीं हुआ? यस। Yes. तो Ke की जगह पे QV पुटअप कर दें आप, तो ये काम भी किया जा सकता है। डायरेक्ट ऐसे कर लें, नो इश्यूज। 2mQV कैपिटल लिखूंगा मैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय QV। अब रेडियस कैलकुलेट करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, कितने पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया था? तो 2 इंटू 10 टू द पावर 3, 2 किलो वोल्ट बोला है उसने, देखो ध्यान लगाओ यहाँ पे, 2 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय, फिर एक बार यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 into मैग्नेटिक फील्ड है 0.15 टेस्ला, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है। तो निकाल लें आप, कैलकुलेशन में आप पे छोड़ देता हूं, जितनी चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं करें, कैलकुलेट करें, निकालें, रेडियस आ गया। लेकिन यहां फर्दर ऑन इसने ये पूछा कि अगर वही इलेक्ट्रॉन 30 डिग्री के इनिशियल वेलोसिटी के साथ एंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री बनाता है, तो ये बिल्कुल कुछ ऐसा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन, ये 30। तो हमको रेडियस निकालते वक्त कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा? Perpendicular. परपेंडिकुलर कंपोनेंट।
तो पहले हमको उसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर उसका एक कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा काम बढ़ जाएगा। पहले हमको पूरा बाकायदा उसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कि कितनी होती है। ये काम पहले हमको पूरा करना पड़ेगा, ये वाला कि वेलोसिटी निकाली, v इज इक्वल टू 2q पोटेंशियल डिवाइडेड बाई m एंड इसका अंडर रूट। तो पहले वेलोसिटी निकालोगे और b प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त रेडियस लिखोगे mv sin थीटा डिवाइडेड बाई qb। चलेगा? बिल्कुल वैसे जैसे यहां बताया गया आपको, v परपेंडिकुलर, और इसी तरीके से बस फील्ड के साथ इसका एंगल 30 बन रहा है ये, तो v sin थीटा परपेंडिकुलर हो जाएगा खुद ब खुद। तो एडिशनल काम हमको पहले ये करना पड़ेगा कि अलग से v निकालें और फिर बाद में उसका कंपोनेंट यहां पर लें। डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी पुटअप करोगे तो गलत आंसर आएगा। समझे बात को? समझे नहीं समझे बात को? सर समझ में आया। हाँ, नहीं तो तुम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी का कंपोनेंट निकालो। काइनेटिक एनर्जी का कंपोनेंट नहीं रहता, वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना? वैसे इस सूरत में निकाल भी ले तो, लेकिन नहीं निकालना चाहिए, टेक्निकली गलत हो जाएगा। चलिए आज के लिए एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं जिसे मैं क्विकली वाइंड अप करना चाहूंगा। हेलिक्स पर है, वेलोसिटी गिवन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है, 60 डिग्री एंगल है, रेडियस निकालो और पिच निकालो। तो मैं ऐसे जल्दी से कर लूं। जब हम रेडियस निकालेंगे mv sin 60 डिवाइडेड बाई qb, करेक्ट है। जब हम पिच निकालेंगे v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड t, v cos 60 इंटू टाइम पीरियड 2 पाई m डिवाइडेड बाय qb। ये फॉर्मूला याद आया? पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं बेटा, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। याद आया कुछ? ये ऐसा अगर हेलिक्स बनता है बेटा, इस गैप को हम पिच कॉल करते हैं ना, ये यहां से लेकर के यहां तक, और ये एक टाइम पीरियड में कवर होता है बिकॉज ये जस्ट एक सर्कल है, यहां से एंट्री की, एग्जिट जरा आगे हुआ, तो टाइम पीरियड और आगे बढ़ाने वाली वेलोसिटी, तो ये जो गैप है दोनों दोनों लूप्स के बीच का, उसी को पिच कहते हैं हम। पढ़ चुके हैं हम लोग ये सब लोग? यस सर। थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स करें आप लोग। ओके चलिए, टेक्निकली आप लोगों को थोड़ी परेशानी होती होगी माइक ऑन करके फिर बोलना, इट्स ओके, बट मैं थोड़ा एक्सपेक्टेशन लगा लेता हूँ कि जल्दी से बोलें। तो कर लेंगे ये क्वेश्चन आप लोग खुद? Yes. सो विद दिस मैं समझता हूं कि हमने अच्छे खासे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। 2 अलग अलग लेक्चर्स, 2 आवर्स का डिस्कशन अपना हुआ है। एम्पल ऑफ नॉलेज हमको इसमें मिल चुका है, कवरिंग द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन नीट एंड सीईटी एंड जेई मेन। जेई मेन को भी हमने यहाँ पे टच कर लिया है ठीक ठाक तरीके से। इतनी फंडामेंटल्स तो हमने सीख ली कि उसमें हम लोग इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, कर सकते हैं क्वेश्चंस को। अब इसमें एक और चीज आती है कि जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो हमने देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने ऐसे आए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी लगा हुआ था, या मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा हुआ था, और फोर्स दोनों की वजह से आ रहा था, है ना? तो ये जो कंबाइंड फोर्स डेवलप होता है इसे हम कॉल करते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। इस टॉपिक पर हम अगली क्लास में बात करेंगे, ओके? और फिर ये फोर्स वाला सेक्शन हम खत्म कर लेंगे होपफुली, ठीक है? तो फिर आज के लिए इतना काफी है, रुक जाते हैं।